हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सुपर ग्रेड्स टॉप रैंकर्स पर। तो बेटा, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा CUET 2025 हो रहा है उसमें फिजिक्स के लिए किस तरह से रहेगा उसका एग्जाम पैटर्न और क्या है उसका सिलेबस। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपको जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे अपने पेपर में वो रहेंगे 50 क्वेश्चंस। इन 50 में से आपको कोई भी 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और अगर आप 40 से ज्यादा कर देते हैं अटेम्प्ट तो आपके इनिशियल वाले 40 क्वेश्चन ही यहाँ पर चेक होंगे। तो एग्जाम किस तरह का रहेगा? 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करना है। 40 के आपको सही सही आंसर, सही या गलत जो भी आपको आंसर देने हैं वो आंसर देने हैं। इसके अलावा फिजिक्स के लिए आपको मिलता है इस एग्जाम के लिए 1 घंटा पूरा। मार्किंग स्कीम किस तरह से है कि आपका जो भी करेक्ट आंसर रहेगा उसके लिए आपको मिलेंगे +5 मार्क्स, और जो भी आपका इनकरेक्ट आंसर रहता है वो आपसे आपका 1 नंबर लेकर चला जाएगा। -1 मार्किंग नेगेटिव मार्किंग है, +5 पॉजिटिव मार्किंग, मतलब सही होने पर 5 नंबर मिलने हैं और गलत होने पर 1 नंबर जाना है। तो सिलेबस पर आ जाते हैं अब हम। तो सिलेबस जो आपका ओल्ड एनसीईआरटी है उससे मिलता जुलता है। न्यू एनसीईआरटी में से जो चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए थे वो लेकिन सीयूईटी के सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। सिलेबस आपका सिर्फ क्या रहेगा? क्लास 12th का ओल्ड एनसीईआरटी का जो सिलेबस रहता था उसी से काफी हद तक मैच करता हुआ सिलेबस है। न्यू एनसीईआरटी में जो चीजें दी हुई हैं उनसे एडिशनल चीजें भी हमें यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। तो देखते हैं सिलेबस। जैसा कि आपका फर्स्ट चैप्टर रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम देखें तो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, जो इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक डेफिनेशंस है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी चीजें पढ़ना है। मेन कूलोम्स लॉ है जो कि फोर्स बताता है दो चार्ज, स्टैटिक चार्ज के बीच और मल्टीपल चार्ज के बीच फोर्स भी हमें यही पढ़ना है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम वर्क करेगा। और इसके अलावा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम बाय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी हमें यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ज्यादा ध्यान देना है वो दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बनती हैं चार्ज के कारण या चार्ज के अरेंजमेंट्स के कारण, बहुत सारे चार्जेस हों वहां पर, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ही दिया हुआ है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, दोनों ही कंडीशन में। इसके अलावा जो डाइपोल को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर कितना टॉर्क लगता है ये दिया हुआ है। टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर फोर्स नहीं लिखा जो कि नॉन यूनिफॉर्म में लगता है, लेकिन इस बार भी एक क्वेश्चन आया था जो नॉन यूनिफॉर्म वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा था तो फोर्स लग रहा था। तो ये एक छोटा सा कॉमन सेंस वाला एक टॉपिक है जो हम इसे पढ़ते समय वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर हम आ जाते हैं। इसमें गॉस लॉ, ये स्टेटमेंट और इसकी एप्लीकेशन, गॉस थ्योरम जो है उसकी स्टेटमेंट तो सिंपल सी है। उसके अलावा उसकी जो एप्लीकेशंस हैं जो ज्यादा काम आती हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन इस बार भी देखने को मिले थे, और इस चैप्टर में से हमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन बार बार देखने को मिल ही रहे हैं। इसके अलावा इसकी पर्टिकुलर कुछ एप्लीकेशन दी हुई हैं, जैसे कि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो पढ़ना है, इनफाइनाइट प्लेन शीट वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, और थिन स्फेरिकल सेल। और थिन स्फेरिकल सेल के केस में हमें फील्ड इनसाइड भी, आउटसाइड भी और एट द सरफेस, ये तीनों ही पढ़नी है। फिर आगे बात करते हैं तो यहाँ से हमारा, अगर हम इसे मैच करके देखें तो ये एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद ये जो आगे चीज दी हुई है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला। इसे देखते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिक डेफिनेशन वगैरह इसमें रहेगी। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब दोनों चीजें हम एक साथ ही पढ़ लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अ डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेस। जिन चीजों की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी उन्हीं चीजों का हमें पोटेंशियल भी पढ़ना है। उसके बाद आगे बढ़े तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है ये,
अब यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ तक जब हम पहुंच जाते हैं तो हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच जो दो रिलेशन बनते हैं, एक डिफरेंशिएशन वाला और एक इंटीग्रेशन वाला, वो दोनों ध्यान रखने हैं। यहाँ तक ये जो टॉपिक्स हैं उन सभी चीजों को अपने आप इंक्लूड किए हुए हैं। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब 2 पॉइंट चार्जेस की सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ये पोटेंशियल एनर्जी किस केस में रहेगी, एक्सटर्नल फील्ड में भी, और अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तब भी। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स एंड इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कि उसमें कितना वर्क होगा, क्या उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहेगी डाइपोल अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रहता है। इसके बाद आगे बढ़े तो देखते हैं इंसुलेटर एंड कंडक्टर। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है ये एक्चुअल में फर्स्ट चैप्टर का है आपके एनसीईआरटी का। जनरल प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी कंडक्टर में, जैसे एक्सेस चार्ज दिया जाता है तो उसकी सरफेस पर रहेगा, इस तरह के इस पे से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर, तो ये देखिए ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, फ्री चार्ज क्या होता है और बाउंड चार्ज क्या होता है इनसाइड अ कंडक्टर। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स को एनालिसिस करें तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमें देखने को मिले भी नहीं है, भले ये सिलेबस में इंक्लूड है लेकिन हमें पढ़ना तो है ही ये फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज, लेकिन ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, आपको ओल्ड एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। डाइलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, पोलराइजेशन वेक्टर जो बनता है, एक छोटी सी इक्वेशन बनती है, वो भी हमें देखना है। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, ये फिर से हम इसी चैप्टर पे आ चुके हैं जो एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर था। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल, इस पे बेस्ड क्वेश्चन इस बार आया हुआ भी था। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अब ये जो एक छोटी सी चीज लिखी हुई है विथ एंड विदाउट, तो इसमें जनरल केस हम जब बुक्स में पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि एक बार वो कैपेसिटर एयर कैपेसिटर और उसकी प्लेट्स के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं भरा हुआ है, और एक बार केस देखते हैं कि पूरा भरा हुआ है। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आया था पार्शियली फिल्ड, तो वो जो पार्शियली फिल्ड है वो वाला केस भी हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, इसमें आपको डेरिवेशन नहीं, जस्ट तीन छोटे छोटे फॉर्मूले एनर्जी के, कैपेसिटर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है वो पढ़ने हैं। और बैंड डी ग्राफ जनरेटर, तो ये हमें न्यू एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, बैंड डी ग्राफ जनरेटर, और इसमें कोई इक्वेशंस वगैरह तो होती नहीं है, क्वेश्चन भी आएगा छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सेकंड यूनिट यहाँ लिखी हुई है ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये एक्चुअल में न्यू एनसीईआरटी का है थर्ड चैप्टर। तो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या इसका सिलेबस है देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट है फर्स्ट पॉइंट तो इसका, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ मेटालिक कंडक्टर, तो ये तो हम इसी के साथ ही पढ़ते हैं, पूरा दिया हुआ है फर्स्ट पेज पे एनसीईआरटी में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी, तो ये न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है पूरा, मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का आपस में क्या रिलेशन है वो सारी चीजें, एंड देयर रिलेशन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो हमने बात कर ही चुके हैं। देन ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी हमें पढ़ना पड़ेगा, किस तरह से हमें जो सीरीज और पैरेलल सिंपल वाला है उस पर बेस्ड क्वेश्चन इस बार 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो इसे ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, वीआई ग्राफ जो बनते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, तो ये एक अपने आप में बड़ा सा चैप्टर है, अगर इसे सेपरेट चैप्टर की तरह हम ट्रीट करें तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पहले कभी ये इस तरह से अलग से चैप्टर भी मिल जाता था हमें देखने को, तो ये एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, तो इसे हम ओम्स लॉ के साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें तो कार्बन रजिस्टर्स और कलर कोड, कलर कोड जो कि पहले ओल्ड एनसीईआरटी में देखने को मिलता था उस पर बेस्ड ये है, यहाँ तक का तो हमें मिल जाएगा न्यू एनसीईआरटी में भी सिलेबस में, लेकिन ये चीज हमें पुराने वाली एनसीईआरटी में ही देखने को मिलेगी। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो हम बात कर चुके हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, की रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, ये चीज हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। छोटा सा एक फॉर्मूला बनता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों के लिए ही। आगे बढ़े तो
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, और इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो ये एक जो सेल वाला है टॉपिक अलग से है कि सेल में क्या इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर सेल्स को किसी सर्किट में सीरीज में या पैरेलल में जोड़ेंगे तो किस तरह से उनका रेजिस्टेंस ऐड होगा और किस तरह से ईएमएफ ऐड होगा, ये सारी चीजें इस टॉपिक में आ जाती हैं। देन किरचॉफ्स लॉ, ये चीज मैं काफी देर से देखने की कोशिश कर रहा था, ये काफी नीचे लिखा हुआ किरचॉफ्स लॉ। इसकी तो काफी सारी एप्लीकेशन है, सिंपल एप्लीकेशन लिखा हुआ भी है, बीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज। इसके अलावा पोटेंशियोमीटर भी है आपका। पोटेंशियोमीटर में क्या क्या है इसमें देखिए, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। प्रिंसिपल ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा आपको, क्योंकि एप्लीकेशन तो हम फॉर्मूला वाइज उसकी देखेंगे, लेकिन आपको यहाँ इसकी थ्योरी पे भी ध्यान देना है कि किस तरह से चीजें, अगर कुछ एक उसमें पूछने लायक चीजें निकल सकती हैं क्या, कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये सारी चीजें। और किस तरह से पोटेंशियोमीटर का यूज करते हुए दो सेल का ईएमएफ हमें कंपेयर करना है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये दो अलग अलग चैप्टर हैं, ये मैग्नेटिज्म एंड मैटर है और ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अलग चैप्टर है, दोनों को ही मर्ज करके एक साथ सिलेबस दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर देख लेते हैं हम। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये तो काफी इजी सा डेफिनेशन, और हमें पढ़ना है किस वजह से मैग्नेटिक फील्ड अराइज होती है, किस तरह से करंट कैरिंग वायर या कोई भी चीज सोलेनोइड वगैरह मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट, ये कुछ बहुत ज्यादा खास चीज तो है नहीं, छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसने बताई थी। ये बायोट सेवर्ट लॉ और इसकी एप्लीकेशन है अ, किसके लिए, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब यहाँ पर लिखा है बायोट सेवर्ट लॉ, जस्ट और जस्ट इसे कहां तक लिमिटेड कर दिया है, एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, लेकिन इसके अलावा इसमें सोलेनोइड, एम्पियर सर्किटल लॉ में हम सोलेनोइड को अलग तरह से पढ़ते हैं, उसके अंदर की फील्ड देखते हैं और एंड पॉइंट पे फील्ड देखते हैं, लेकिन सोलेनोइड के एक्सिस पे अगर हमें फील्ड निकालना होती है तो हम बायोट सेवर्ट लॉ की हेल्प से उसे निकालते हैं, जो कि इस बार इस सिलेबस में अभी इंक्लूड नहीं किया हुआ है। देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें अगर एप्लीकेशन में इनने अलग से मेंशन किया है, एंड इट्स एप्लीकेशन टू कैरी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, बस इसकी एप्लीकेशन एक ही जगह देखना है, ठीक है, मतलब कि हम सोलेनोइड सिर्फ और सिर्फ एम्पियर सर्किटल लॉ से पढ़ेंगे। देन आगे बढ़े तो एम्पियर्स लॉ भी आ गया, एंड इट्स एप्लीकेशन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर भी इसी से पढ़ना, स्ट्रेट एंड टोरोइडल सोलेनोइड, फोर्स ऑन। अगर यहां तक देखें हम तो ये चीजें हमें एम्पियर सर्किटल लॉ से, जो सिंपल सिंपल से हमें एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं सर्कुलर लूप का, वायर का, सोलेनोइड का, वो उस तरीके से हमें इन्हें पढ़ना है। मतलब कि बायोट सेवर्ट वाला कि इसमें सिलेबस से ये क्लियर हो जाता है कि बायोट सेवर्ट का इस्तेमाल करते हुए सोलेनोइड की उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं पूछी जाएगी, सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़े तो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड तो हम पढ़ते ही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, और इसके अलावा साइक्लोट्रॉन, तो ये तो इसी में हम इसकी रेडियस और एनर्जी वगैरह जो भी निकलती है ये हम इसी में पढ़ लेते हैं। मूविंग चार्ज ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किस तरह से रेडियस बन रही है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी वगैरह सारे एक्सप्रेशन हमें यहीं देखने को मिल जाते हैं, तो अलग से कोई टॉपिक नहीं है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है, मतलब करंट कैरिंग वायर है जिसे रखने पर जो हमें F बराबर आई एल वी साइन थीटा मिलता है, वो वाले एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, ये भी इंक्लूड है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स या वायर, और इनके बेस पे ही बताना है आगे जो लिखा हुआ है कि इन दो वायर की हेल्प से आप एम्पियर जो करंट की यूनिट है इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट के लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या पूछा जा रहा है, इट्स करंट सेंसिटिविटी, इसकी सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला निकल के आता है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है वो चीज, और इसके अलावा
एंड कन्वर्जन टू अमीटर एंड वोल्ट मीटर, इसे किस तरह से अमीटर को वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर को अमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे, ये एप्लीकेशन भी आ सकती है। इस बार इस पे भी क्वेश्चन आया भी था एक। आगे बढ़े। करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की बात हो रही है, बार मैग्नेट के लिए भी हम पढ़ेंगे, और हमें पढ़ना पड़ेगा करंट कैरिंग लूप किस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल को फॉर्म करता है। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, अब इतना लिख दिया इनने, इसके साथ ही ये मैग्नेटिक मूवमेंट को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक के कारण बन सकते हैं ना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल, बार मैग्नेट भी मैग्नेटिक डाइपोल ही है। इसमें दोनों केस में जिस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल के कारण दो कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही यहाँ पर अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, दोनों ही कंडीशन में हमें मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है। छोटे छोटे से दो एक्सप्रेशन मिलेंगे, एक दूसरे से दो गुना ज्यादा होता है, डायरेक्शन वगैरह वो सारी चीजें। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल जहां भी लिखे समझ जाया करे बार मैग्नेट की बात भी हो सकती है। बार मैग्नेट का और क्या पूछा हुआ है, बार मैग्नेट एज अ इक्विवेलेंट सोलेनोइड, कि बार मैग्नेट किस तरह से सोलेनोइड की तरह वर्क कर रही है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से एक दूसरे से रिलेट कर पा रही हैं। अब जो सोलेनोइड है उसकी मैग्नेटिक फील्ड इससे कब मैच कर पाती, कब वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती, जब एक्सिस पे देखते, तो वो तो हमने बायो सेवर्ट लॉ में देखा था, उसे अलग से मेंशन नहीं किया, लेकिन यहाँ पर ले आए उसे, छोटा सा एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसका भी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ से चैप्टर बिल्कुल कुछ कुछ तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट चैप्टर जैसा देखने में लगेगा। और इसके बाद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स, मैग्नेटिक एलिमेंट्स के अलावा आपको यहाँ पर जो मैग्नेटिक मटेरियल्स के टाइप्स हैं वो पूछे जा सकते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस विथ एग्जांपल, मतलब आपको जो एनसीईआरटी में जो जो एग्जांपल दिए हुए हैं वो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे कि कौन सा फेरोमैग्नेटिक है। आया भी था इस बार एक क्वेश्चन कि कौन सा मटेरियल किस टाइप का है ना। इसके अलावा परमानेंट मैग्नेट्स, ये भी हमें पढ़ना है। तो ये हो जाते हैं हमारी जो मैग्नेटिक वाली यूनिट है, दोनों को मर्ज करके इनने जो एक यूनिट बनाई है वो हमने वहां तक देख लिया है आपका सिलेबस। अब आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, इन दोनों चैप्टर्स को ये वाली यूनिट में, जिसे यूनिट 4 नाम दिया गया है, यहाँ पर मर्ज कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन कौन सी चीजें पढ़ना है, फेराडेज लॉ, इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट, और इसके अलावा लेंज लॉ। तो ये सारी चीजें तो हम एक फ्लो में देख लेते हैं, ये फेराडेज लॉ से ही निकल के आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा एडी करंट, ये हमारी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसे हमें पढ़ना है। और इस एडी करंट की बात हो रही है जिसकी एप्लीकेशन जो ट्रेन वगैरह वाली है, किस तरह से कंडक्टर को गर्म किया जा सकता है, वो सारी चीजें भी पूछी जा सकती है ना। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, अभी ये यहाँ तक लिखा है सिर्फ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, टॉपिक अपने आप में काफी बड़ा हो जाता है कि कितनी एनर्जी स्टोर करेगा इंडक्टर। इसके अलावा इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ और उनकी डायरेक्शन वगैरह सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। और सिर्फ इतना लिख दिया तो अब आपको जो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इसका सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस इस अरेंजमेंट का निकालिए, कॉइल वाला, सोलेनोइड वाला, वो सारे एक्सप्रेशन आपको इस टॉपिक में यह ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं आगे सिलेबस में क्या हो जाता है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको कि ये वाला सिलेबस छोटा सा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन यहाँ पर आपको काफी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और क्वेश्चन भी इधर से आते ही हैं। एडी करंट यहाँ से लिखा है तो इस पर से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर आए हैं, है ना। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो हमें मिलता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में हमें क्या क्या देखना है, पीक और आरएमएस वैल्यूज, करंट और वोल्टेज दोनों की, है ना। रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, ये सारी चीजें पढ़ना होगी। और इसके अलावा रेजोनेंस देखने को मिल रहा है या नहीं, हाँ रेजोनेंस यहाँ पर मिल जाता है हमें। पावर, एसी सर्किट में कितनी पावर, किस केस में पर्टिकुलर पावर पूछ रहा है, अलग अलग हमें इम्पीडेंस का फॉर्मूला पे बेस्ड पावर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं।
वॉटलेस करंट क्या होता है, एसी जनरेटर, है ना। और यहाँ पर एलसी ऑक्सीलेशन में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, मतलब कि उसमें जो इक्वेशन बनती है सेकंड ऑर्डर की, वैसे भी वो हम 11 12 तक की मैथमेटिक्स में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं देखते हैं, तो हमें सिर्फ उसका फाइनल एक्सप्रेशन ध्यान रखना है। एलसीआर सीरीज में पूछा जाएगा, पैरेलल में नहीं पूछा जाएगा। एलसीआर के अलावा एलसी पूछ लिया है। अब एलसीआर पूरा लिख दिया आपको, आर सी सर्किट, एल आर सर्किट, इसमें फेज डिफरेंस क्या हो सकता है करंट और वोल्टेज के बीच में। पर सिर्फ आर और सी वाले में अगर कोई कॉम्बिनेशन मिल जाए, आर सी सर्किट या फिर एल आर सर्किट, तो इसमें भी हमें ध्यान रखना होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये हमारा ये जो टॉपिक है, इसी के साथ हमारी एनसीईआरटी की बुक 1 खत्म हो जाएगी। टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये की जाएगी कि मैक्सवेल इक्वेशंस में जो करेक्शन आया था, नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों एज्यूम किया गया था, एम्पियर सर्किटल लॉ को जो मॉडिफाई किया था मैक्सवेल ने, जिसके कारण चारों इक्वेशन का नाम हो गया था मैक्सवेल इक्वेशन, तो उसे हमें देखना है। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्यों ये ट्रांसवर्स है नेचर में, इस तरह की चीजें। पोलराइजेशन डिफाइन करता है कि वेव ट्रांसवर्स है। इसके अलावा आपको इसमें कैटेगराइज करके भी इसे थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज कीजिए, फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में। इस बार इस पे से क्वेश्चन भी आया था। और इसके अलावा ये जो स्पेक्ट्रम की तो हमने बात कर ली, किस तरह से इसे अरेंज करना है, याद करना है ना। इनके बारे में एलिमेंट्री फैक्ट भी ध्यान रखना है कि लेजर जो है उसके क्या यूज हो सकते हैं, रेडियो वेव्स के क्या यूज है, माइक्रोवेव्स के क्या यूज हैं, ये इस तरह की चीजें। इसमें खैर अभी तो नहीं लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनमें ई बी के इन चीजों में जो रिलेशन बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस बार आए हुए थे ना, तो वो चीज यहीं पर जो एलिमेंट्री फैक्ट है इसी में शायद इंक्लूड कर दिया उनने। तो सीधी सीधी बात इतनी, एनसीईआरटी में तो जो दिया है वो तो पढ़ना ही है। उसके अलावा इस सिलेबस में जो एडिशनल चीजें हैं भाई वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर आगे बढ़े। तो ये आ जाती है हमारी बुक 2 एनसीईआरटी की, और पहला चैप्टर जो हमें देखने को मिलता है रे ऑप्टिक्स। भाई लिखा हुआ है इनने ऑप्टिक्स लिखा है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों को मर्ज कर दिया है, मतलब एक साथ में ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, स्फेरिकल मिरर दिया हुआ है, कहीं भी प्लेन मिरर तो नहीं लिखा हुआ है। मिरर फॉर्मूला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिख दिया है इसमें। पहले रिफ्रैक्शन से भी पहले, जबकि ये रिफ्रैक्शन का पार्ट होगा, एंड इट्स एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर, तो ये तो हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी से हटके। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, यहाँ से आपको लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ये दिया भी हुआ है, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, ये सारी चीजें। देन रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, तो ये देखिए डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रिज्म वाला जो जितना भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो भी आपका यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। अब इसमें मिनिमम डेविएशन वगैरह ये सारी चीजें भी पूछी जा सकती हैं। प्रिज्म को पूरी तरह से इंक्लूड किया है, उसका डिस्पर्शन भी देखना है, रिफ्रैक्शन भी देखना है उसमें, तो आपका मिनिमम डेविएशन वगैरह वो सारे कॉन्सेप्ट अपने आप यहाँ आ जाते हैं। अब ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ये ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिस अपीरियंस, ये जो दिया हुआ है, जो आपका रेले स्कैटरिंग होती है, वो आपको थोड़ा सा किस ऑर्डर पे होती है, वेवलेंथ के किस ऑर्डर पे, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एनसीईआरटी में जस्ट ऊपर ऊपर से थोड़ा सा डिस्कशन आपको मिल जाएगा, लेकिन इसे आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये यहाँ पर सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अब देखिए ह्यूमन आई 12th में तो नहीं है लेकिन 10th में था। जैसे ये रेले स्कैटरिंग या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी 10th की ऑप्टिक्स में आपको देखने को मिलेगा। तो 10th वाली चीजें भी उठा के डाल दी हैं ऑप्टिक्स में। लेकिन 10th का आपका जो प्लेन मिरर वाला कॉन्सेप्ट है, 10th वो वाला आपको नहीं डाल के सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल मिरर डाला हुआ है। ह्यूमन आई एंड इमेज फॉर्मेशन एंड एकोमोडेशन, करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट, ये पूरा 10th का सिलेबस आपको दिया हुआ है ना। मायोपिया भी दिख रहा है, 10th में ही पढ़ा था, है ना।
उसके अलावा 12th से आपको कौन कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं? माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, है ना। और दोनों ही टाइप का, रिफ्लेक्टिंग भी और रिफ्रैक्टिंग भी, और माइक्रोस्कोप भी, दोनों आपको कंपाउंड भी पढ़ना पड़ेगा और सिंपल भी, जस्ट उनने माइक्रोस्कोप लिखा है। आगे बात करें तो आगे हम पहुंच जाते हैं रे ऑप्टिक्स को निपटाकर वेव ऑप्टिक्स पे। और वेव ऑप्टिक्स में क्या है? वेव फ्रंट एंड हाइगन्स प्रिंसिपल, तो ये भी पढ़ना है, हाइगन्स का प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों चीजें पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, दिया भी हुआ है। ठीक है, वेव फ्रंट क्या होता है, किस कंडीशन में कैसा वेव फ्रंट बनेगा, हाइगन के प्रिंसिपल से इसे प्रूव भी करना है, ये बात तो हम खैर कर चुके हैं। इंटरफेरेंस और बायडीएसी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसी में आपका सुपर इम्पोजिशन भी आ जाता है। फ्रिंज वेट्स, कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, कब कोहेरेंट की कंडीशन कब बनेगी, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। ठीक है, उसके अलावा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन भी पूछा जा सकता है, और बिट्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो रहती है वो किस तरह से डबल रहती है बाकी कंपेयर, मतलब जो आप पढ़ेंगे तो आपको फॉर्मूला वगैरह उसका सारा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, डिफ्रैक्शन भी, इंटरफेरेंस भी और सुपरपोजिशन भी, है ना। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट तो इन्हें इसी को रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये तो आपका रे ऑप्टिक्स का पार्ट था, ये यहाँ पर लिख दिया है वेव ऑप्टिक्स में। पोलराइजेशन भी आपको पढ़ना है, जो कि आपका एनसीईआरटी में नहीं देखने को मिलेगा, आपको मालस लॉ वगैरह ये सारी चीजें भी पोलराइजेशन में पढ़ना पड़ेंगी, है ना। ब्रीस्टर्स लॉ ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ तक का हमने देख लिया, ऑप्टिक्स तक रे ऑप्टिक्स भी खत्म हो गई और वेव ऑप्टिक्स भी, मतलब हमने सिलेबस डिस्कस किया उसका। अब आगे बढ़ते हैं। देन हमारी शुरू हो जाती है क्या, मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स के ये दो टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है, डुअल नेचर ऑफ मैटर और एंड रेडिएशन, ये आपका एनसीईआरटी में एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, और इसके अलावा इसमें हर्ट्स का जो एक्सपेरिमेंट था, हर्ट्स एंड लिनार्ड्स एंड एक्सपेरिमेंट, उसे पढ़ना है, और फिर क्यों क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई थी, वो सब तो आपको थ्योरेटिकल मिल जाएगा। देन आपको इसमें ग्राफ भी पढ़ने हैं, ये ऑब्जर्वेशन में उसके ग्राफ देखने को मिलेंगे। और फिर आइंस्टीन की जो एक्सप्लेनेशन थी, जो उसने बताया कि रेडिएशन जो है पार्टिकल नेचर की होती है वो, और उसकी इक्वेशन, ये भी चीजें पढ़नी है। उसके बाद हम ये डी ब्रोगली प्रिंसिपल पे पहुंच जाते हैं, मैटर वेव्स में डी ब्रोगली रिलेशन, और इसके अलावा ये यहाँ दिया हुआ है डेविस डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो कि हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, इसे आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में छोटे छोटे फैक्ट याद रखने पड़ेंगे। एक इक्वेशन 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा बोथ, ये एक दो पॉइंट्स हमें पढ़ने होंगे इस पे, है ना, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि एक्चुअल में ये मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ये दोनों अलग अलग चैप्टर हैं एनसीईआरटी में, एटम्स एंड न्यूक्लियई। एटम्स कहाँ से शुरू होता है, जिस ऑर्डर में एनसीईआरटी शुरू करती वैसा ही इनने लिया है, कि अल्फा पार्टिकल की स्केटरिंग ली, रदरफोर्ड ने फिर जो स्केटरिंग के बेस पे मॉडल बनाया वो मॉडल है। देन इस मॉडल की फेलियर के बाद बोहर्स मॉडल, और उसके अलावा बोहर ने जो डिफाइन किया एनर्जी लेवल, और बोहर्स मॉडल में सिर्फ इनने एनर्जी लेवल लिखा है, लेकिन इसमें हमें रेडियस और उसकी वेलोसिटी, उनके एक्सप्रेशन भी ध्यान रखने होंगे। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसमें जो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम में हमें 5 जो सीरीज देखने को मिलती है, लाइमन बामर, वो पांचों सीरीज भी हमें पढ़ना है। देन यहीं पर आ जाता है न्यूक्लियई का डिस्कशन, यहाँ पर बाद बाद मैंने सिलेबस छोटा छोटा करके लिखा है, लेकिन चीजें सारी कंटेंट हैं उसके अंदर, है ना, चीजों को स्किप नहीं करना है। न्यूक्लियई का साइज, और किस तरह से इस बार आया भी था कि न्यूक्लियई डेंसिटी का एक क्वेश्चन था, उसमें रेशो पूछा था, तो न्यूक्लियई डेंसिटी मास नंबर से इंडिपेंडेंट होती है, एटॉमिक मासेस, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन, ये तो सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, डेफिनेशन। लेकिन क्वेश्चन आपको इसमें पहचानने के लिए आ सकता है कि ये दोनों आइसोबार हैं या आइसोटॉप हैं, किस तरह से हैं। देन रेडियो एक्टिविटी, ये तो सारा अलग से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, न्यू एनसीईआरटी में आपको नहीं देखने को मिलेगा। अल्फा बीटा गामा डिके, और इसके अलावा इसमें दिख नहीं रहा हाफ लाइफ टाइम, इसमें आपको हाफ लाइफ टाइम भी अलग से पढ़ना पड़ेगा, डिके कांस्टेंट पढ़ना पड़ेगा, बाइंडिंग एनर्जी
कर्व भी पढ़ना है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मास डिफेक्ट। और इसके अलावा ये आपका एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा फिजन एंड फ्यूजन। तो ये हमने एटम्स एंड न्यूक्लियई यूनिट का चैप्टर भी जो सिलेबस है वो डिस्कस कर लिया। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और लास्ट आपका रहता है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देख लेते हैं इसमें क्या क्या हटा है और क्या नहीं हटा है। अगर ओल्ड एनसीईआरटी को देखें हम तो एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, तो ये तो क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली, जो बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड वगैरह बनते, फर्मी लेवल, वो सारी चीजें थियोरेटिकली पूछी जाएंगी। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए, तीनों के लिए हमें देखना बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड और इनमें रिलेशन। IV कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, तो ये तो न्यू एनसीईआरटी में भी। डायोड एज रेक्टिफायर, ये अलग दिख रहा है कुछ। IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ LED, फोटो डायोड, सोलर सेल एंड जेनर डायोड। जेनर डायोड जो कि पुरानी एनसीईआरटी में तो होता था, अभी अभी हट चुका है, इसे भी हमें पढ़ना है। जेनर डायोड की एक एप्लीकेशन भी दी हुई है कि ये किस तरह से वोल्टेज को रेगुलेट कर सकता है। उसके अलावा ट्रांजिस्टर भी इंक्लूडेड है, ध्यान देना, ट्रांजिस्टर भी इंक्लूडेड है, जो कि इवन नीट वगैरह में भी नहीं था इस बार तो ट्रांजिस्टर को भी हमें पढ़ना है। ट्रांजिस्टर में कैरेक्टरिस्टिक देखना है और इसका एक एप्लीकेशन दिया है कि ये एम्पलीफायर की तरह किस तरह से वर्क करता है। और कौन सा वाला ट्रांजिस्टर पढ़ना है, सिर्फ CE, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, सिर्फ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर जिसमें एमिटर बीच में मिलेगा, वो वाला ट्रांजिस्टर हमें पढ़ना है। और इसके अलावा लॉजिक गेट्स, ये भी आपको अलग से पढ़ना होगा। लॉजिक गेट्स में भी इनने और एंड, नॉट, नैंड और नॉर, एक्सऑर और एक्स नॉर गेट्स की बात नहीं की है, तो आपको जस्ट ये 5 गेट्स ही पढ़ने हैं। और ट्रांजिस्टर एज अ स्विच किस तरह से ये स्विच की तरह वर्क करता है। तो ये हमने देख लिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाला यूनिट आपका। अब हम आ जाते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम पे। तो कम्युनिकेशन में हम देखें एलिमेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम ओनली, तो ये आपको ओल्ड एनसीईआरटी में काफी अच्छा मिल जाएगा, वहां से पढ़ना है। बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल, ये भी आपको, और इसके बारे में फैक्ट भी ध्यान रखना है ना, बैंडविड्थ वाला जो चैप्टर है इसमें जो टॉपिक मिलेगा इसमें आपको फैक्ट्स भी ध्यान रखना है, टीवी सिग्नल्स की बैंडविड्थ, ऑडियो सिग्नल की, ये सारी चीजें। बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, इस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि कैरियर वेव के लिए निकालिए आप क्या बैंडविड्थ रहेगी इसकी। प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव्स इन एटमॉस्फेयर, इसके अलावा स्काई एंड स्पेस बेस्ड प्रोपगेशन, ये दोनों ही टाइप की दिया हुआ है आपका। स्काई वेव और स्पेस वेव किस तरह से ये प्रोपगेशन, किस तरह से ये कम्युनिकेशन में वर्क करता है। इसके अलावा नीड फॉर मॉड्यूलेशन, अब इसमें आपको दोनों ही मॉड्यूलेशन AM FM दोनों ही पढ़ना है। प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, तो यहाँ पर आप क्या जाते हैं, जितने भी थ्योरेटिकल और कुछ थोड़े बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनती हैं, वो सारे टाइप के आपको मिल जाएगा एक्चुअल में कंटेंट सारा, कि किस तरह से आपको, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें कहीं कहीं ऐसा लग रहा है देखने में स्किप की हुई हैं, जबकि वो सिलेबस में एक तरह से एक टॉपिक के अंदर दूसरे टॉपिक को कंटेंट मान लिया है। तो ये हमने देख लिया आपका फिजिक्स का सारा सिलेबस की इस बार के लिए क्या है आपका सिलेबस। तो इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और हम आपसे इसी तरह और भी अच्छी अच्छी नई नई जानकारी आपके एग्जाम से रिलेटेड लेकर आते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू।